गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। देखिए, मैंने आपको कल जो अभी मेरी पिछली वीडियो चल रही हैं आपने देखी भी होगी। उनमें मैं कक्षा छठवीं से लेकर कक्षा 10वीं तक की एनसीईआरटी और लूसेंट साइंस को पढ़ा रहा हूँ। इसलिए आप सभी, जो बिल्कुल आपको खुद मालूम है, लूसेंट साइंस एक अपने आप में रामबाण पुस्तक है। इसके अलावा कोई पुस्तक काम में है तो, लेकिन इसमें से अगर पढ़ लिया तो साइंस आपकी 90% पक्की है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी बात कही गई है। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो। समझ में आया? समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, और जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। समझनी है का मतलब कैसा कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी समझनी है कि आखिर आप जो पेपर देने गए थे उसमें आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं आप वो पेपर निकाल पाए, वो समझने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी पीछे देखने की पड़ेगी कि आखिर मैंने ये पढ़ाई नहीं की, इस दिन मैं इतनी कम पढ़ाई की, ये कोचिंग नहीं पढ़ी, ये पुस्तक नहीं पढ़ी, ये विषय नहीं पढ़ा, या विभिन्न प्रकार की चीज़ें। और अगर आपको ज़िंदगी जीनी है, मीन्स आगे चल के आपको नौकरी चाहनी है या चाहिए है, तो आपको क्या करना होगा कि जो ज़िंदगी आपको आगे की देखनी होगी, ना कि पीछे देखोगे। अगर दे जीनी माने समझनी है कि कैसे हमने जी, कैसे आपने उसका दुरुपयोग किया, तो आपको पीछे देखना पड़ेगा। और आप अगर उसको ये देखना चाहते हैं, जीना चाहते हैं कि हम कैसे जिए, तो आपको हमेशा आगे देखना पड़ेगा। कि ये नहीं कि कभी आपने सोचा कि मैं पेपर में फेल हो गया था, तो सोचोगे आप कि मैं नहीं दे सकता पेपर। दो आप पेपर, लेकिन अच्छी प्रकार से प्रिपरेशन तैयारी करके दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक, अब मुझे ये ज़्यादा लंबी नहीं बनानी है, इसलिए क्योंकि वीडियो में आप लोगों को कम वो दे पाता हूँ मैं कंटेंट, अगर ये बताऊँगा तो। ठीक है, आगे करते हैं। एनसीईआरटी मैंने बताया था ये आपको। तो देखिए, एनसीईआरटी में क्या क्या है, इसमें पहले जो तीसरा और चौथा अध्याय है, प्राकृतिक तंतु। वे तंतु होते हैं जिनमें हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। अर्थात आपने देखा होगा, एक रेशम का कीड़ा आता है, एक शहतूत का वृक्ष आता है। जैसे विभिन्न प्रकार की जो पदार्थ जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, वे रेशे जो हमें प्रकृति के पदार्थों से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं। दूसरा है संश्लिष्ट तंतु। इन्हें हम इन्हें हम विभिन्न प्रकार के पदार्थों द्वारा बनाते हैं, जैसे रासायनिक पदार्थ, जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, केमिकल वगैरह मिला के बनाते हैं। जैसे आपको मालूम है, आपकी पॉलीथीन जो होती है, या फिर जो आपका प्लास्टिक वगैरह, ये सब एक रासायनिक तंतु है, संश्लिष्ट तंतु। इसके बाद आपको ये आता है, थोड़ा सा क्वेश्चन लिखा था उसमें, कि कपास के बीजों को पृथक करना क्या कहलाता है। तो ये भी आ सकता है, जिसको कहते हैं कपास का ओटना, ओटना कहलाता है। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। थोड़ा ये मिसप्रिंट हो गया है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो पटसन है, वो पटसन कौन सी चीज़ से प्राप्त किया जाता है, उसके पत्ते से, फूल से, या फिर जड़ से। तो आपको सीधा आंसर लगा देना, उसके तने से। अब उसके बाद आता है, रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को तो कतई कहते हैं। हाँ, अब देखिए, जो अपन रेशे से धागा बनाते हैं वो क्या कहलाता है, कातना। सूत काटते हैं, आपने सुना भी होगा गांधी जी के बारे में कि गांधी जी सूत काटते थे। और हाथ से धागा बनाने की उपयुक्त विधि क्या है, चरखा। आपने देखा होगा कि वो गांधी जी क्या करते थे, चरखा चलाते थे, हाथ से सूत काटते थे अपना। देखा है कि नहीं? और देखिए, यहाँ दिख रहा होगा आपको वीडियो में कि कपास से क्या बनता है। कपास को सबसे पहले ओढ़ते हैं, फिर रेशे बनाते हैं, फिर रेशे का कताई करते हैं, फिर धागा बनाते हैं, बुनाई बंधाई, फिर उसके बाद ये वस्त्र बन पाता है। देख रहा है आपको, ये वस्त्र बाद में बन पाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, कपास को गोला रहता है, फिर उसको ओढ़ते हैं, फिर उसका रेशा बनाते हैं, फिर उसका कताई करके बनाते हैं उसका धागा, धागा बनाने के बाद उससे वस्त्र बनाते हैं। ठीक, अब इसके बाद आता है चमकीला पदार्थ। चमकीली आपने देखी होगी, हीरा वगैरह आपके यहाँ अगर आपने देखा हो कभी कहीं पेपर वगैरह में, तो देखा कितना चमकता है, या नई गाड़ी भी चमकती है, वो चमकीला कहलाता है। पदार्थ क्या होता है, कोई भी चीज़ जो एक बंधों से बनी रहती है, पदार्थ कहलाती है। ठीक, उसके बाद धातु। धातु एक ऐसी वस्तु होती है जिस जो चमकदार होती है, उसमें बहुत सारे गुण होते हैं, रासायनिक गुण भी होते हैं और भौतिक गुण भी होते हैं। माने वो कठोर भी होती है, चमकदार भी होती है, भंगुर भी होती है, सभी प्रकार से हो सकती है धातु। अब अपारदर्शी लिखा है इसमें। अपारदर्शी का मतलब वो होता है जिसमें हम देख ना सकें। जैसे आपने देखा है कि आप, जैसे आपकी दीवार है, दीवार एक अपारदर्शी, उसके आर पार नहीं देख सकते आप। तो फिर उसके बाद आता है विलेय। विलेय क्या होता है, जिसमें हम कोई चीज़ मिला देते हैं। विलेय और विलायक दो प्रकार के होते हैं। विलेय जिसमें वो चीज़ मिली रहती है, और विलायक जो चीज़ उसको घोलता है। विलेय जैसे कि अपन पानी और शक्कर में विलेय क्या है, शक्कर है, और विलायक क्या है, पानी। अब इसके बाद आता है पारदर्शी, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। ठीक भाई, अब इसके बाद आपको आगे चलते हैं। ए एनसीईआरटी का कक्षा छठवीं का चौथा और तीसरा और चौथा अध्याय है। ठीक, अब देखिए,
लूसेंट साइंस मैंने बताया आपको कि लूसेंट भी पढ़ाऊंगा। तो लूसेंट, अब मैंने कल कहाँ तक पढ़ा दिया था, आप लोगों ने देखा होगा पिछले लेक्चर में। अब इसके बाद आते हैं मात्रक पद्धतियाँ कितने प्रकार की होती हैं। मात्रक पद्धतियाँ 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी पद्धतियाँ होती हैं? सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अब सीजीएस पद्धति क्या होती है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय की मात्रक को सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड होता है। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। कौन सी पद्धति कहते हैं? फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति। अब एफपीएस पद्धति को फुट पाउंड सेकंड सिस्टम भी कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय की मात्रक को फुट पाउंड और सेकंड कहते हैं। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। एमकेएस पद्धति मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम की पद्धति कहलाती है। इसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय की मात्रक क्रमशः होते हैं, ठीक ना, क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकंड होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति एसआई पद्धति कहलाती है। इसका पूरा नाम होता है सिस्टम डी इंटरनेशनल यूनिट। यह 1960 में, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब से लागू हुई, तो 1960 से लागू हुई। अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के अधिवेशन कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1960 में हुआ था। इसका पूरा नाम दी इंटरनेशनल सिस्टम दिया गया था। इसके इसके अंतर्गत 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक आते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको 7 मूल मात्रक के बारे में बता रहा हूँ। लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और समय का मूल मात्रक क्या होता है? सेकंड। विद्युत का मूल मात्रक होता है एम्पियर। और ताप का मूल मात्रक होता है केल्विन। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक होता है कैंडेला। और ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक होता है कैंडेला। अब इसके बाद आते हैं आगे कि एसआई के जो 2 संपूरक मात्रक होते हैं वो कौन से मात्रक होते हैं आखिर, आपको देखिए वो 2 संपूरक मात्रक हैं। समतल कोण का मूल मात्रक होता है स्टेरेडियन और ठोसियो कोण का मूल मात्रक होता है रेडियन। ठीक, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, केवल ये केवल दिमाग में रखने की चीज़ें हैं, थोड़ी 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 ऊपर ऊपर की, इनमें कोई समझने की बात ही नहीं है। ये तो आपको सीधा याद करना है। समतल कोण है तो रेडियन और ठोसियो कोण है तो स्टेरेडियन। मूल पदार्थ की परिमाण, देखो जो मूल पदार्थ की परिमाण का मात्रक है, मूल जो है मूल पदार्थ की मात्रा का मात्रक है, जो 7वां नंबर था। मूल क्या है? पदार्थ की परिमाण का मात्रक है, ना कि द्रव्यमान का। समझ में आया? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, आपको याद होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने कुछ मात्रक दिखाए गए हैं। देखिए अब कौन कौन से मात्रक हैं। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। और आयतन का मात्रक होता है घन मीटर। और घनत्व का किलोग्राम प्रति घन मीटर। और चाल का होता है मीटर प्रति सेकंड। वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति वर्ग सेकंड। बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति वर्ग सेकंड। संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। दाब का मात्रक होता है पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर। या कार्य का होता है जूल या न्यूटन मीटर। और शक्ति का होता है जूल प्रति सेकंड या वाट। ये सारे जैसे जूल है या फिर ये वाट है, ये सब उन वैज्ञानिकों के नाम पे रखे गए हैं, जैसे जेम्स वाट और प्रेस्कट जूल, या विभिन्न प्रकार के जितने भी वैज्ञानिक हैं, पास्कल, ये जितने भी है ना, इन्हीं ने इस नियम को खोजा और इन्हीं के नाम पर, इन्हीं के सम्मान में इनके मात्रक भी रख दिए गए हैं। अब अब देखिए आप इधर कि हम जो 10 की घातों में, आपने देखा होगा अभी कोरोना वायरस कितने साइज का है, तो उसका साइज आप लोगों को ऐसा तो दिखेगा नहीं। तो उस साइज को क्या होता है 10 की घात में मापा जाता है। या फिर जैसे सूर्य की और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि एक एक लिखेंगे, उसको 10 की घात में मापा जाता है कि इतने किलोमीटर दूर है। या फिर सबसे बड़ा ग्रह कितनी दूर पर है, सबसे छोटा ग्रह कितनी दूरी पर है। तो इसमें आपके क्या क्या है, मैं इसको लिख नहीं पाया, तो इसलिए मैंने इसका थोड़ा ऑनलाइन पीडीएफ निकाल के इसका थोड़ा कट आउट डाल दिया है आप लोगों के लिए। ये तो आपको याद करना है, इसलिए आपको इसको पॉज करके कुछ नहीं करना है, पॉज किया और आपको इसको याद कर लेना है। इसको मैं बता देता हूँ आपको कैसे याद करना है। या तो आप ऊपर का याद कीजिए, जैसे डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। या फिर आप नीचे से याद कीजिए डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो परमी एटो। मीन्स क्या सर, आप देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, हर एक की घात देखनी है आपको। डेसी में कितने की घात है 10 के ऊपर ऋण 1 की। सेंटी में कितने की घात है ऋण 2 की। मिली में कितने की घात ऋण 3 की। माइक्रो में कितने की घात ऋण 6 की। क्वेश्चन आता है नैनोमीटर में या फिर माइक्रो में कितने की घात होती है, तो वहाँ 10 के ऊपर 6 लिखा रहेगा, 10 के ऊपर -9 भी लिखा रहेगा, जितना लिखा रहेगा। अगर आपको मालूम होगा कि माइक्रो में 10 के ऊपर -6 की घात होती है, नैनो में -9 की घात होती है, तो ही आप उसको लगा पाएंगे। अगर आपको नहीं होगा मालूम तो आप नहीं लगा सकते हैं। और देखिए यंगस्ट्राम भी आ जाता है। यंगस्ट्राम में कितने की घात होती है, तो 10 के ऊपर -10 की घात। इसमें मैंने कुछ ऐड कर दिया था इसलिए दिखा है, देखो यंगस्ट्राम 10 के ऊपर 10 की घात। अब देखिए अब ये आ भी आ सकता है कैसा
कि डेका को जो वो रहता है साइन, कि डेका का संकेत क्या है, तो डी ए है डेका का, डेसी का डी है, सेंटी का सी है, मिली का एम है, माइक्रो का म्यू है। इसको विशेष ध्यान रखना है, केवल एकमात्र माइक्रो ही है जिसका संकेत लैटिन भाषा का बना हुआ है। देख रहे हैं आप कि माइक्रो का म्यू बना हुआ है, म्यू म्यू है। नैनो का एन है, पिको का पी है, फेमटो का एफ है, और एटो का ए है, और एंगस्ट्राम का ए है। वो एटो का छोटा है और एंगस्ट्राम के ऊपर ए के ऊपर अंश लगा दिया जाता है, डिग्री। अब देखिए कि डेसी, डेसी देख रहे हो आप लोग, डेसी में स्मॉल डी बना हुआ है, डेका में डी से बना हुआ है, हेक्टो में एच बना हुआ है, किलो में के बना हुआ है, मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। जो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा होते हैं वो हमें इस कैपिटल में अक्षरों में ही बनाए जाते हैं। बस किलो, हेक्टो, डेका, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, पेम्टो, फर्मी, एटो, एंगस्ट्राम, ये सब क्या है, इनको ही बस छोटे अक्षरों में लिखा गया है। और एकमात्र जो माइक्रो है वही केवल क्या है, लैटिन भाषा में बनाया गया है। अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें सीधे सीधे आप सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, या इसमें जोड़ी मिलाने के लिए भी आ सकता है, यूपीएससी में एनडीए में भी आ सकता है जोड़ी मिलाने के लिए। एनडीए में ये आया था 10⁻⁻⁶ माइक्रो का संकेत बताइए, तो संकेत बताना था म्यू। तो अगर आपको ये मालूम होगा तो आप बता देंगे, नहीं तो आप बैठे रहेंगे वहाँ पेपर देने। ठीक, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। यहाँ क्या है कि लंबाई की मात्रक, द्रव्यमान की मात्रक, और ये आतंकी मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा, अपन इसको वो करे दे रहे हैं। चलो वो पढ़ा ही नहीं, ऐसा ही रहेगा। ठीक, आतंकी क्या हुआ, वो मिसप्रिंट लिखा गया, आतंकी की मात्रक, थोड़ी सॉरी इसके लिए, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ आप सभी से। देखो, 1 किलोमीटर में आपसे कोई पूछ ले कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 मील में कितने मील होते हैं, 1,60,934 किलोमीटर। लेकिन इसको ऐसा नहीं पढ़ा जाता है आप लोग गणित, मैं गणित भी पढ़ाता हूँ, तो मैं इसको आपको सही पढ़ते बता देता हूँ। इसको पढ़ते हैं 1,60,934 किलोमीटर, क्योंकि जब भी दशमलव के बाद कोई नंबर आता है तो उसको सिंगल सिंगल पढ़ा जाता है। ठीक, एक नाविक मील बराबर होता है 1,852 किलोमीटर। एक खगोलीय इकाई बराबर 1,495 गुणा 10 के ऊपर 11 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9,46 गुणा 10 के ऊपर 15 मीटर। या 48,612 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। एक पारसेक बराबर होता है 3,08 गुणा 10 के ऊपर 16 मीटर, या 3,26 प्रकाश वर्ष। एक आउंस बराबर होता है 28,35 ग्राम। एक पाउंड बराबर होता है 16 आउंस 453.52 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर होता है 2,205 पाउंड या 1,000 ग्राम। 1 क्विंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम, और 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 1,000 ग्राम। इनमें क्या होता है कि जब आप कोई ग्रुप डी वगैरह छोटे लेवल के एग्जाम देने बैठेंगे तो वहाँ ये पूछ लिया जाता है कि 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं, तो आपको सीधा लगा देना है 1,60,934 किलोमीटर। 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं, तो आपको सीधा लगाना है 1,852 किलोमीटर। एक खगोलीय इकाई कितने के बराबर होती है, 1,495 10 के ऊपर 11 मीटर होती है। एक प्रकाश वर्ष कितने बराबर होता है, 9,4 10 के ऊपर 15 मीटर। या कितनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है, 48,612 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय इकाई वह दूरी है जो सूरज से पृथ्वी के बीच में पाई जाती है। क्या, सूरज से पृथ्वी के बीच में पाई जाने वाली दूरी क्या कहलाती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब इसमें पूछा गया है पारसेक क्या है, ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक है, समय की। ठीक ना, इसको ध्यान रखना थोड़ा। और इसके बाद आया है आउंस। आउंस ये तो जो जो रहते हैं ना, इनको नापने की इकाइयां हैं, आउंस, पाउंड, किलोग्राम, क्विंटल, मीट्रिक टन। ठीक, इसके बाद आते हैं हम आगे। इसके बाद आता है आयतन, ये लिखा हुआ है इधर आयतन, गैलना। एक गैलना लीटर, 1 लीटर में कितने गैलना होते हैं, गैलन होते हैं, या कितने घन सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं, 1,000 घन सेंटीमीटर। अब इसमें कितने गैलन होते हैं, 0,2642 गैलन होते हैं। कितने होते हैं 1 लीटर में, 0,2642। अब 1 गैलन में कितने में होते हैं लीटर, 3,785 लीटर। 1 लीटर, 1 गैलन में 3,785 लीटर होते हैं। आपको ये मालूम है आपका पेट्रोल जो आता है वो कैसा आता है, बैरल में आता है, ना कि लीटर में नाप की। इसलिए ध्यान रखना कि अभी भी क्वेश्चन आ जाए कि हमारे जो वहाँ जो खनिज तेल आता है वो किस चीज़ में नपता है, किलोग्राम, लीटर, बैरल, गैलन। तो काय में नपता है, बैरल में। इसलिए 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। अब समय का बारे में भी पूछा जा सकता है। आप गणित पढ़ेंगे तो अभी उसमें समय का बहुत महत्वपूर्ण है, जो अब अभी आते हैं ना समय दूरी के चाल के सवाल, उसके लिए देखिए 1 मिनट बराबर 60 सेकंड।
1 घंटा बराबर 60 मिनट, 3600 सेकंड। एक दिन में कितने दिन होते हैं? 24 घंटे। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। एक चंद्रमास कितने दिन का होता है? 4 सप्ताह का, 28 दिन का। एक सौर मास कितने दिनों का होता है? 30 या 31 दिन का। और या फरवरी आपको मालूम है 28 की कब होती है और 29 की कब होती है? मालूम है आपको? फरवरी 29 की कब होती है? जब उसमें पूरा पूरा 4 का भाग चला जाए उस साल में। जैसे 2020 या कितनी थी फरवरी? 29 की। अब देखिए एक वर्ष में कितने चंद्रमास होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो एक वर्ष में 13 चंद्रमास हो सकते हैं। और एक वर्ष में कितने सौर मास होते हैं? तो 12 सौर मास होते हैं। और एक लीप वर्ष जो लिखा होगा, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो 366 दिन होते हैं। कौन से दिन जुड़ जाता है? जो 29 फरवरी का दिन होता है वो जुड़ जाता है। अब आप सभी लोगों को एक एकड़ में ये पूछा जा सकता है कि एक एकड़ में कितने फुट होते हैं? एक एकड़ में कितने फुट होते हैं? तो उस फुट को नापने के लिए आप कैसा है कि नापेंगे वहां पे, तो उसके लिए आपको यहाँ क्या है, डायरेक्ट याद कर लेना है कि एक एकड़ में कितने फुट होते हैं? 43,560। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कितने वर्ग गज होता है? तो 48-40 वर्ग गज होता है। कितने मीटर होता है? तो 40-40.94 वर्ग मीटर होता है। एक हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? तो ढाई एकड़ होता है या 2.5 एकड़ होता है। एक वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं? तो 100 हेक्टेयर होते हैं। एक वर्ग मील में कितने किलोमीटर होते हैं? तो कितने किलोमीटर होते हैं? 2.6 वर्ग किलोमीटर या 256 हेक्टेयर या 640 एकड़ होता है। ठीक, अब इसके बाद आते हैं अपन मात्रक पे। आपको मालूम है कि मात्रक लिखे होते हैं, ये MLT-1 लिखा है, MLT-2 लिखा है, MLT-3 लिखा है। आखिर ये कौन सी मात्रक हैं? आप इस पर गौर कर सकते हैं। ये वो मात्रक हैं जैसे कि आपको मालूम है कि विमाएँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? विमाएँ। कि जो विमीय सूत्र भी इनको कहते हैं। अगर कोई बच्चा 11वीं 12वीं में पढ़ रहा होगा तो उसको मालूम है कि विमीय सूत्र क्या कहलाते हैं। ये इन्हीं के माध्यम से अपन कोई भी जब ऐसा ही मात्रक रहता है उसके बहुत सारे मान रखे जा सकते हैं। लेकिन इसमें विमीय सूत्र में केवल M, L और T, ये तीनों ही ऐसी चीज़ें हैं जिनके आधार पर आप पूरा सूत्र लिख सकते हैं MLT माइनस जो जितना भी होता है विमीय सूत्र से। अब देखिए क्षेत्रफल, कोई भी भौतिक राशि है उनकी विमाओं के कैसे निकाल सकते हैं कि क्या उनका विमीय सूत्र होगा। क्षेत्रफल में जो M² है दिख रहा है उसको M जो देख इसमें हम बता दे रहे हैं विमीय सूत्र में क्या होता है। विमीय सूत्र में द्रव्यमान के लिए M और समय के लिए T और माने जो क्या होता है उसको लंबाई के लिए L का प्रयोग किया जाता है। इसको भी ख्याल रखना है। द्रव्यमान के लिए M, ठीक, द्रव्यमान के लिए क्या उपयोग किया जाता है? M। देखे दे रहा है इधर, सॉरी ये थोड़ा बड़ा हो गया पेन। हाँ देखिए, द्रव्यमान के लिए M, ठीक। अब इसके बाद आता है और T काय के लिए होता है? टाइम। T काय के लिए है? टाइम, ठीक। और वो T के बाद जो क्या लिखा है इसमें L, M, L काय के लिए होता है? लंबाई, ठीक। आपको लिख दिया मैंने जिसमें आपको ध्यान रहे कि लंबाई सर ने लिखवाया था। काय के लिए रहता है? L, लंबाई के लिए रहता है। इसको विशेष ध्यान रखना है। L लंबाई के लिए, T टाइम के लिए। T काय के लिए रहता है? टाइम। इसको विशेष ध्यान रखना, आपको भूल नहीं जाना। T टाइम के लिए रहता है, ठीक। तो ये था आपका आज का कंप्लीट। नहीं अभी कंप्लीट कैसे हो गया इसमें? अभी तो आपको ये रह गया ना कि कैसे आप लोग इसको पढ़ेंगे। देखो क्षेत्रफल की विमीय सूत्र कितना होता है? L²। आयतन का विमीय सूत्र कितना होता है? L3। घनत्व का कितना होता है? ML-3। चाल का कितना होता है? LT-1। वेग का कितना होता है? LT-1। और त्वरण का कितना होता है? LT-2। बल का कितना होता है? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति, नहीं ये तो वो है। बल का तो होता है MLT-2। संवेग का होता है MLT-1। आवेग का होता है MLT-1। दाब का होता है ML-T-2। इसको विशेष ध्यान रखना है। और एक बार ये रिवीजन भी कर लीजिए ऐसा ही मात्रक क्या होते हैं। क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर²। आयतन का कितना होता है? मीटर³। घनत्व का कितना होता है? किलोग्राम मीटर³। और चाल का कितना होता है? मीटर प्रति सेकंड, मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। वेग का कितना होता है? मीटर पर सेकंड इनवर्स, मीटर सेकंड इनवर्स।
त्वरण का कितना होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल का कितना होता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वेग का समवेग का कितना होता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, और आवेग का कितना होता है न्यूटन सेकंड या किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, दाब का कितना होता है किलोग्राम अपॉन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हमारा आज का कंप्लीट लेक्चर। इसमें आप सभी को जो कुछ भी पसंद आएगा उसको वो लोग लाइक कीजिए, तथा इसके बाद जो अब जो कल का लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो लूसेंट की गति है और कक्षा छठवीं की अध्याय 5 और 6 को कवर करेंगे। तथा आप सभी से निवेदन है कि ये गरीब विद्यार्थियों के लिए चला जा रहा बैच है, अतः ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।